मैं 7 साल बाद सऊदी अरब से वापस आ रहा था। जहाज के छोटे से खिड़की नुमा शीशे से नीचे देखता तो शहर की रोशनी में बचपन के खूबसूरत दिन झिलमिलाते नजर आते। मगर माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। बाप भी बरसों पहले छोड़ गया था। पीछे बस मेरी बीवी अल्पना रह गई थी। और ज्योति मेरी गूंगी बहन जब घर पहुंचा तो बीवी ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट थी, जैसे खुशी का ढोंग रचा रही हो। मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा, मगर अगले ही लम्हे अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे सोच से बाहर निकाल दिया। रिश्तेदार जमा थे, खुशी का माहौल था, हर कोई मुझसे आकर मिल रहा था। मगर एक चेहरा ऐसा था जो गायब था। ज्योति। ज्योति कहाँ है? मैंने बेइख्तियार पूछा। अल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्योति तो अपने घर है। तुम्हें बधाई हो, मैंने तुम्हारी गूंगी बहन की शादी एक बड़े खानदान में करवा दी है। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। शादी? किससे? कब? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम दूर थे, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि ये फैसला खुद कर लूं। फिक्र मत करो, बहुत अच्छे लोग हैं, इज्जतदार, अमीर, और ज्योति वहां पर राज कर रही है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैंने फौरन कहा। अल्पना के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर वो धीरे से बोली, अभी जाने की जरूरत नहीं, दिवाली पर चले जाना, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। मगर विवेक वो खुश है, मैं वादा करती हूँ। और तुम अभी थके हुए हो, आराम करो। मैं खामोश हो गया, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था। क्या मैं वाकई इतना दूर हो चुका था कि मेरी अपनी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी मुझसे छुपा लिया गया था? ये सब कुछ इतना सीधा नहीं जितना दिखाया जा रहा है। कुछ है जो छुपाया जा रहा है। अगली सुबह मैं देर से जागा। रात भर अजीब ख्यालात जहन में घूमते रहे थे। ज्योति की शादी की खबर मेरे लिए झटका थी, और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि ये सब मुझसे छुपाकर किया गया था। नाश्ता करते हुए मैंने एक बार फिर बीवी से बात छेड़ी। तुमने मुझे ज्योति की शादी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम एक बार तो मशवरा ले सकती थी मुझसे। बीवी ने चाय में चम्मच हिलाते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, विवेक, तुम हजारों मील दूर रहते थे। मैंने जो भी किया ज्योति की भलाई के लिए किया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? वो एक अच्छे घर में है, खुश है, यही काफी नहीं? खुश? तुम्हें कैसे मालूम कि वो खुश है? मैंने तल्खी से पूछा। मेरी बीवी ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो, मगर दिवाली पर जाना बेहतर होगा, जब सब लोग वहां मौजूद होंगे। अभी मत जाओ, नया नया वहां जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं खामोश हो गया, मगर दिल में एक अजीब सा शक पलने लगा। आखिर ऐसा क्या था कि वो बार बार मुझे दिवाली पर ही जाने का कह रही थी? अगर ज्योति वाकई खुश थी तो अभी मिलने में क्या हर्ज था? दिन यूं ही गुजर गया, मगर मेरे जहन में वही सवाल गर्दिश करता रहा। शाम को एक पुराना दोस्त मिला जो काफी अरसे से शहर में रह रहा था। बातचीत के दौरान मैंने ज्योति की शादी का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर अजीब हाव भाव थे। क्या? तुम्हारी बहन की शादी? बड़ी अजीब बात है विवेक। अजीब क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। वो झिझकने लगा, फिर बोला, नहीं, बस वैसे ही मैंने कुछ सुना था, मगर शायद वो महज अफवाह हो। क्या सुना था? साफ बात करो, मैंने जोर देकर कहा। वो थोड़ा हिचकिचाया। ज्योति के ससुराल वालों के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। कुछ कहते हैं कि उनके घर में अजीबोगरीब रिवाज हैं, मगर मैंने खुद कुछ नहीं देखा, बस सुनी सुनाई बातें हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसे रिवाज? दोस्त ने कंधे उचकाकर कहा, पता नहीं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि उनके यहाँ शादी की हकीकत कुछ और होती है, जो बाहर वालों को कभी मालूम नहीं होती। ये सुनकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मेरी बहन कैसे लोगों में ब्याही जा चुकी थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैंने फैसला कर लिया, मैं दिवाली का इंतजार नहीं करूंगा। मैं कल ही ज्योति से मिलने जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि हकीकत क्या है। रात देर तक नींद नहीं आई। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब वो छोटी थी और अम्मा के साथ आटे में हाथ डालकर रोटियां बनाने की कोशिश करती थी। अम्मा कहती थी, ज्योति के हाथ की रोटी में दुआ होगी, क्योंकि ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। और मैंने अम्मा से वादा किया था कि ज्योति की हमेशा हिफाजत करूंगा। मैं सुबह जल्दी उठा
और बीवी से कह दिया कि मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। वो हैरान हुई मगर जल्दी से संभल गई। अभी मत जाओ, मैंने कहा था ना, दिवाली पर जाना बेहतर होगा। मुझे दिवाली का इंतजार नहीं करना, मैं आज ही मिलना चाहता हूँ। अल्पना कुछ देर खामोश रही, फिर धीमे लहजे में बोली, अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर वहां जाकर कोई ऐसी बात मत करना जिससे गलत फहमी हो। ये लोग बहुत इज्जतदार हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई मसला खड़ा करो। मुझे उसकी बात में एक अजीब सी सख्ती महसूस हुई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और तैयार होने लगा। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए दिल में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिर ज्योति किस हाल में होगी? वो वाकई खुश होगी या अल्पना ने सिर्फ मुझे तसल्ली दी थी? मैंने एक बार फिर वो शब्द दोहराए जो दोस्त ने कल रात कहे थे, ये वो लोग हैं जिनके बारे में अजीब बातें कही जाती हैं। मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर जैसे ही मैं शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचा और ज्योति के ससुराल का पता मालूम करने लगा, मेरी गाड़ी का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर मेरी बीवी का नंबर जगमगा रहा था। हाँ, मैंने चिढ़ते हुए फोन उठाया। विवेक कहाँ हो? उसकी आवाज में घबराहट थी। ज्योति से मिलने जा रहा हूँ, और तुम तो जानती ही हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो बोली, मत जाओ, कम से कम अभी मत जाओ। क्यों? मैंने गाड़ी साइड पर रोकी। बस मत जाओ, मैंने कहा था ना दिवाली पर जाना बेहतर होगा। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर बोली, नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी जाने का कोई फायदा नहीं। वहां सब बिजी होंगे, तुम्हें वक्त नहीं देंगे। और ज्योति को भी वो जरा रुकी, उसे भी शायद तुम्हारी मौजूदगी अजीब लगे। अजीब? मैं उसका भाई हूँ, वो मेरी मौजूदगी से अजीब क्यों महसूस करेगी? वो खामोश हो गई। मैंने मौका गनीमत जाना और सख्त लहजे में कहा, देखो मैं वहां जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम वाकई कुछ नहीं छुपा रही तो मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अल्पना ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से कहा, ठीक है, मगर भगवान के लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। ये कहकर उसने फोन रख दिया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर अब मेरा शक और बढ़ गया था। कुछ ना कुछ ऐसा था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, विवेक मत जाओ, जो देखोगे उसे भूल नहीं सकोगे। मेरे हाथ में पसीना आ गया। मैंने जल्दी से नंबर चेक किया, मगर ये किसी अनजान शख्स का था। अब सवाल ये था कि मैं रुक जाऊं या अपनी बहन के ससुराल जाकर हकीकत से पर्दा उठाऊं। मगर एक बात साफ थी, ये खेल जितना सीधा नजर आ रहा था उतना था नहीं। मैसेज पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे दिमाग में कई सवालात कौंध रहे थे, मगर एक चीज साफ थी, मुझे अब रुकना नहीं था। मैंने फोन जेब में रखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ज्योति का ससुराल शहर से जरा हटकर था। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, रास्ते सुनसान होने लगे। ये वो पॉश इलाका था जहां सिर्फ अमीर लोग रहते थे, और ज्योति की शादी ऐसे ही किसी घराने में ब्याही गई थी। मगर ये खुशकिस्मती थी या कुछ और? आखिरकार मैं एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा। गेट इतना शानदार और बुलंद था कि किसी महल का लगता था। बाहर दो चौकीदार खड़े थे जो फुल यूनिफॉर्म में थे, जैसे कि ये कोई आम घर नहीं बल्कि कोई पुरानी जागीरदार की कोठी हो। मैं गाड़ी से उतरा और एक चौकीदार से बोला, मैं विवेक हूँ, ज्योति का भाई, अंदर जाना है। चौकीदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर दूसरे चौकीदार को अंदर फोन करने लगा। चंद लम्हों के बाद गेट आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, जैसे किसी किले का दरवाजा खुल रहा हो। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। इतना बड़ा और शानदार घर मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। नौकर मुझे ड्राइंग रूम में ले गए। वहां बैठकर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। हर चीज सलीके से सजी हुई थी, मगर खामोशी बहुत गहरी थी, जैसे ये घर इतना जिंदा नहीं था जितना नजर आता था। चंद लम्हों के बाद ज्योति अंदर आई। मैं खड़ा हो गया। वो महंगे और शानदार कपड़ों में थी, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर जैसे ही मैंने उसकी आंखों में झांका, मेरा दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में कुछ था, खौफ, बेबसी या कुछ और। वो खुश नजर आ रही थी, मगर वो ज्योति नहीं थी जिसे मैं जानता था। कैसी हो? मैंने धीरे से पूछा। वो सिर्फ मुस्कुरा दी, कुछ नहीं कहा, ना कोई इशारा दिया। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर किसी खौफ ने उसके लबों को सिल दिया हो
और ये वो लम्हा था जब मुझे यकीन हो गया, ये शादी आम शादी नहीं थी। यहाँ कुछ था जो नजर नहीं आ रहा था। मगर क्या? मैंने एक बार फिर पूछा, कैसी हो ज्योति? खुश तो हो ना? उसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई, विवेक भाई, आप कैसे हैं? मैंने पलट कर देखा, ज्योति का पति संजय सामने खड़ा था। कद लंबा, चेहरा पुरकशिश, मगर आंखों में एक सर्द लहर। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा गुरूर था। मैं ठीक हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से कहा। आपने आकर बहुत अच्छा किया, ज्योति आपको याद कर रही थी। वो मेरे करीब आकर बोला। मैंने ज्योति की तरफ देखा, वो खामोश खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे क्या था मैं समझ नहीं पाया। मैं ज्योति से अकेले में बात करना चाहता हूँ, मैंने दो टूक अंदाज में कहा। संजय की आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सा भाव उभरा, फिर वो हंसा। क्यों नहीं, ज्योति अपने भाई को कमरों का दौरा करा दो। ज्योति ने सिर हिलाया और मुझे इशारे से चलने के लिए कहा। मैं उसके पीछे चल पड़ा। हम एक आलीशान गैलरी से गुजर रहे थे। हर दीवार पर बड़ी बड़ी तस्वीरें और कीमती आर्ट्स के नमूने लगे थे। जैसे हम एक कोने के करीब पहुंचे, मैंने आहिस्ता आवाजें सुनी। दो नौकरानियां धीरे धीरे से बातें कर रही थी। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो खामोश हो गई। मैंने गौर से सुना, मगर एक लफ्ज मेरे कान में पड़ा, महारी। महारी? मैंने बेइख्तियार पूछा। नौकरानियों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कुछ गलत कह दिया हो, और तेजी से वहां से चली गई। मैंने ज्योति की तरफ देखा। ये महारी क्या है? ज्योति का चेहरा एक लम्हे के लिए सफेद पड़ गया। वो तेजी से सर इनकार में हिलाने लगी, जैसे कि मैंने कोई गलत बात कह दी हो। मेरे अंदर बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। ये लफ्ज क्या था और क्यों? ज्योति उस पल इतना घबरा गई। मैंने महसूस किया कि मैं किसी ऐसे राज के करीब पहुंच रहा था जो शायद मुझे मालूम नहीं होना चाहिए था। ज्योति, ये महारी क्या है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे कि मैंने कोई ऐसा सवाल कर लिया हो जो नहीं करना चाहिए था। उसकी आंखें एक पल के लिए दरवाजे की तरफ उठी, जैसे देख रही हूं कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा। फिर उसने जल्दी से सर इनकार में हिला दिया, जैसे कह रही हो, ये मत पूछो। मेरे अंदर जिज्ञासा और बढ़ गई। ज्योति, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्यों? ये लफ्ज मैंने उन नौकरानियों के मुंह से सुना। वो उस पर क्यों चौंक गई? ज्योति ने एक बार फिर नजरें झुका ली। उसके होंठ कपकपा रहे थे, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। विवेक भाई, सब ठीक है? मैंने चौंक कर पीछे देखा तो संजय दरवाजे पर खड़ा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। हाँ, मैं बस ज्योति से बात कर रहा था, मैंने संभलते हुए जवाब दिया। बिल्कुल करें, मगर ज्योति ने आपको पूरा घर दिखाया ना? इतना बड़ा महल नुमा घर है, आपको अच्छा लगेगा। मैंने ज्योति की तरफ देखा, जो एकदम शॉक्ड खड़ी थी, जैसे किसी रोबोट की तरह हो। हाँ, क्यों नहीं, मैंने कहा, मगर दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ज्योति मुझे आगे ले जाने लगी। हम एक लंबी गैलरी से गुजरे, जहां दीवारों पर कीमती तस्वीरें लगी थीं, कुछ पुराने जमाने के लोग, कुछ दुल्हनों की तस्वीरें। मैं एक तस्वीर के सामने रुका। ये एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक नौजवान लड़की शादी के कपड़ों में खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कि वो खुश नहीं थी, बल्कि उसे जबरदस्ती हंसा दिया गया हो। ये कौन है? मैंने ज्योति से पूछा। उसने तस्वीर की तरफ देखा, फिर तेजी से नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर एक बार फिर वही खौफ उतर आया। ज्योति, ये कौन है? मैंने दोबारा पूछा। ये हमारी खानदानी परंपरा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। संजय एक बार फिर हमारे पीछे खड़ा था। ये तस्वीर हमारी एक पुरानी बहू की है। हमारे खानदान में शादियां एक खास रिवाज के तहत होती हैं, और जो उस परंपरा को अपनाता है वो हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहता है। मुझे उसके अल्फाज में अजीब सा भाव महसूस हुआ। कैसी परंपरा? मैंने पूछा। संजय ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, मगर उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा घमंड का एहसास था। ये सब आपको वक्त पर मालूम हो जाएगा विवेक भाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जानता था, मैं किसी ऐसे खेल में शामिल हो चुका था जिसके नियम मुझे मालूम नहीं थे, और जिसका अंजाम शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर बेचैनी भर दी थी। ये सब वक्त पर मालूम हो जाएगा।
मैंने उसके अल्फाज दोहरा कर गौर से उसे देखा। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरी तरफ बढ़ा और नरमी से मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे कि मुझे तसल्ली दे रहा हो। भाई आप परेशान मत हो, ज्योति यहाँ खुश है। और जहां तक खानदानी परंपरा की बात है, वो हर घर की अपनी अपनी होती है। आप फिक्र ना करें, सब अच्छा है। मुझे उसके लहजे में अजीब सा तीखापन का महसूस हुआ, जैसे वो एक नरमी भरी धमकी दे रहा हो। मैंने उसके हाथ को झटक दिया। मैं अपनी बहन से अकेले में बात करना चाहता हूँ, मैंने दो टूक लहजे में कहा। संजय एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर हल्का सा कहकहा लगाकर बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं, मगर ज्योति शायद ज्यादा बात ना कर सके, आप तो जानते ही हैं। मैंने ज्योति की तरफ देखा, जो खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखें जमीन में गड़ी थी, जैसे वो मुझसे आंखें मिलाने से कतरा रही हो। चलो ज्योति, मैंने कहा। संजय ने सर हिलाया और रास्ता दे दिया। मैं ज्योति के साथ चलता हुआ एक बड़े लॉन में पहुंचा, जहां हवा में अजीब सी खामोशी थी। हम एक बेंच पर बैठे। ज्योति की नजरें अब भी जमीन पर थीं। मैंने आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम खुश हो? सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। उसने आहिस्ता से नजरें उठाईं। उसकी आंखों में नमी थी। उसने सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि हाँ, मैं खुश हूँ। मगर मुझे उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। देखो, मैं जानता हूँ कि कुछ गलत है, मुझे सब सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कांप गई, जैसे मैंने कोई बहुत खतरनाक बात कह दी हो। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे देख रही हो कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा। फिर अचानक उसने मेरे हाथ को जोर से दबाया और अपने दूसरे हाथ से मेरे हाथ पर कुछ लिखने की कोशिश की। महारी, मैंने धीरे से कहा। ज्योति ने तेजी से सर हिलाया। उसकी आंखों में खौफ गहरा हो गया। महारी का मतलब क्या है ज्योति? उसी लम्हे हमें दरवाजे के करीब किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ज्योति का रंग सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और सीधी बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, संजय खड़ा था, आंखों में वही चालाक मुस्कुराहट लिए। विवेक भाई, आपको चाय पसंद है या कॉफी? संजय की आवाज में वही नरमी थी, वही मुस्कुराहट, मगर अब मैं जान चुका था कि उसकी हर बात के पीछे कोई न कोई राज छुपा था। कॉफी ले आओ, मैंने नजरें संजय पर जमा कर कहा। वो हल्का सा मुस्कुराकर पलटा और अंदर चला गया, जैसे कि वो नजरों से ओझल हुआ हो। मैंने फौरन ज्योति की तरफ रुख किया। मुझे सच बताओ, ये महारी क्या है? तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। उसका रंग उड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। उसने जल्दी से अपने हाथों से ना पूछने का इशारा किया। ना पूछूं? ज्योति, मैं तुम्हारा भाई हूं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताओ। मैंने आहिस्ता से उसके हाथ को थामा। ज्योति ने एक लम्हे को मेरे हाथ को जोर से दबाया, जैसे मेरी बेचैनी को महसूस कर रही हो। फिर उसने आहिस्ता से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि मैं कुछ नहीं बता सकती। ज्योति प्लीज। वो जल्दी से उठी और अंदर जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो खौफ के मारे पीछे हट गई। ज्योति, मैंने पुकारा, मगर वो तेजी से अंदर चली गई। मैं चंद लम्हे वहीं बैठा रहा, दिल में हजारों सवालात लिए। उसने मेरे हाथ पर महारी लिखा था। वो उसे बताने से घबरा रही थी। संजय के आते ही वो पीछे हट गई थी। ये सब क्या था? क्या वो किसी मुसीबत में थी? अगर हाँ, तो वो बोल क्यों नहीं रही थी? मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मैं उसको जानता था, वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, मगर वो आज किसी खौफ में जकड़ी हुई थी। ये सब सोच ही रहा था कि संजय एक नौकर के साथ वापस आया। उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। विवेक भाई, लगता है आपको यहाँ का माहौल कुछ अजीब लग रहा है, संजय ने कप मेरे सामने रखते हुए कहा। मैंने गौर से उसकी आंखों में झांका। हाँ, कुछ अजीब तो जरूर है, मैंने 2 टूक लहजे में कहा। संजय फिर मुस्कुराया। शायद आप ज्यादा सोच रही हैं। खैर, आप रात का खाना हमारे साथ खाएंगे ना? मैंने लम्हा भर के लिए सोचा, शायद मुझे रुककर देखना चाहिए। हाँ, मैं रुकूंगा, मैंने फैसला करने के अंदाज में कहा। मुझे ज्योति के खौफ की जड़ तक पहुंचना था, और ये तभी मुमकिन था जब मैं ये खेल बहुत करीब से खुद देखता। रात का खाना बहुत शानदार था, मगर मैं जानता था कि उस चमक धमक के पीछे कुछ छुपा हुआ है। डिनर टेबल पर हर चीज मौजूद थी, कीमती बर्तन, खुशबूदार खाना और खुला हंसी मजाक, मगर ज्योति का चेहरा बिना भाव का था,
जैसे कि वो यहाँ पर मौजूद ही ना हो। विवेक, आपने कभी सोचा है कि खानदान की इज्जत और परंपराओं का कितना गहरा रिश्ता होता है? संजय के पिता अचानक से मुखातिब हुए। बिल्कुल, मगर इज्जत वही होती है जो ईमानदारी पर कायम हो। मैंने दो टूक अंदाज में जवाब दिया। संजय ने हल्का सा कहकहा लगाया। बहुत खूब, आपको यहाँ रहकर हमारी परंपरा को समझने का मौका मिलेगा। परंपरा, वही परंपरा जिसकी गूंज मैं सुन चुका था, वही जिनका रिश्ता महारी से था। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ था जो ठीक नहीं था। खाने के बाद मैंने ज्योति से कहा कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, मगर संजय ने फौरन बात बदल दी और मुझे गेस्ट रूम में ले गया। आप थके हुए होंगे विवेक भाई, कल नाश्ता साथ करेंगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे ज्योति से दूर रखना चाहता है, मगर मैं चुप रहा। मुझे उस खेल को समझने के लिए भी थोड़ा सब्र करना था। रात का वक्त था, मैं बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद मुझे कोसों दूर थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर पूरी तरह से खामोशी पसरी थी, मगर अचानक मेरे दरवाजे के बाहर किसी की कानाफूसी की आवाज़ें सुनी। मैं तुरंत उठा। कदमों की आवाज़ ही धीरे धीरे धीमी पड़ती हुई सुनाई दे रही थी। मैंने दबे पांव दरवाज़ा खोला और बाहर झांक कर देखा तो 3 साए अंधेरे में धीरे धीरे एक तरफ बढ़ रहे थे। एक नौकरानी और 2 मर्द। वो किसी खास कमरे की तरफ जा रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन था और इस वक्त कहाँ जा रहे थे? मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अब इनका पीछा करूंगा। मेरे कदम अपने आप ही उन लोगों के पीछे पीछे पड़ने लगे। गैलरी में हल्की सी रोशनी थी, लेकिन इतनी थी कि मैं उन्हें साफ देख सकता था। भला ही अंधेरे में वो नौकरानी और दोनों मर्द कहाँ जा रहे थे? मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी और जैसे मैं किसी ऐसे राज के करीब पहुंचने वाला था जिसे जानने का मैं हकदार नहीं था, मगर मैं रुकने वाला भी नहीं था। वो तीनों धीरे धीरे चलते हुए एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने रुके। ये घर के पिछली तरफ का हिस्सा था, जहां पर मैं दिन में नहीं गया था। दरवाजा काफी भारी भरकम सा था, जैसे कि पुरानी हवेलियों में होता है। सब तैयार है? एक मर्द की खुसफुसाहट की आवाज सुनी। हाँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं, सुबह होने से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए, दूसरा बोला। नौकरानी ने सिर हिलाया, फिर धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से धीमी रोशनी बाहर निकली। मुझे लगा जैसे अंदर कोई खास कमरा है, शायद वो कमरा जहाँ कुछ ऐसा होता था जो सबसे छुपाकर रखा जाता था। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। मैं जल्दी से एक पिलर के पीछे सहारा लेने पहुंचा ताकि वो मुझे देख न सके। वो तीनों अंदर दाखिल हो गए और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता से बंद होने लगा। ये मौका था। मैंने दबे कदमों से आगे बढ़कर दरवाजे में अपना हाथ अड़ा दिया ताकि वो पूरी तरह से बंद ना हो। दरवाजे की दराज से मैंने अंदर झांका। अंदर का मंजर देखकर मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। ये कोई आम कमरा नहीं था। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। सबकी सब औरतों की तस्वीरें थीं। कुछ औरतें शादी के कपड़ों में भी, तो कुछ आम घरेलू कपड़ों में, लेकिन हर चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कि वो सब जबरदस्ती हंसा दी गई हों। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक चादर बिछी थी। उसके आसपास कई दिए जल रहे थे, जैसे कोई पुरानी रस्म होने वाली हो। ये सब जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है, एक आदमी ने कहा। मैंने अपनी मुट्ठियां सख्ती से बंद कर ली। ये सब क्या था? यहाँ पर क्या हो रहा था? मेरी नजरें एक जगह पर जाकर रुक गईं। चबूतरे के करीब एक जोड़ा रखा था। ये ज्योति का था। मेरी आंखें फैल गईं, मेरी सांसें रुकने लगीं। ये सब ज्योति के लिए था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। कुछ था जो बहुत खौफनाक था, जो मेरी बहन के साथ होने वाला था, मगर क्या? और मैं उसे रोकने के लिए क्या कर सकता था? मैंने दरवाजे की दराज से झांकने की कोशिश की, मगर अचानक दरवाजे पर लगा पुराना कब्जा चिड़चिड़ा उठा। अंदर खड़े लोग चौंक गए। मैं जल्दी से पीछे हटा और पिलर के पीछे छुप गया। कोई बाहर है, एक सख्त आवाज गूंजी। नौकरानी दरवाजे की तरफ बढ़ी, चंद लम्हे रुकी, फिर सिर हिलाकर बोली, कोई नहीं, हवा की आवाज होगी, यहाँ हवा नहीं चलती। दूसरे आदमी ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर पकड़ा गया तो शायद मैं सच जानने से पहले ही इस खेल का हिस्सा बन जाऊं।
मैंने सांस रोके खड़ा रहने का फैसला किया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा दोबारा से बंद हो गया और अंदर की सरगोशियाँ फिर शुरू हो गईं। मैंने आखिरी बार एक झलक देखी और वहाँ से दबे कदमों से पीछे हटने लगा। और फिर मुझे अब ज्योति से बात करनी थी। मैं फौरन अपने कमरे में आया, मगर वहाँ पर रुका नहीं। मैं सीधा ज्योति के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा हल्का खुला था। ज्योति अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, खाली नज़रों से ज़मीन को घूरते हुए। वो इस तरह बैठी थी जैसे उसके अंदर जिंदगी की इच्छा खत्म हो चुकी हो। ज्योति, मैंने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा। वो चौंक गई। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे कि वो मेरे यहाँ आने से घबरा गई हो। ज्योति, मुझे सच जानना है। मैं उसके करीब बैठ गया। ये सब क्या हो रहा है? वो लोग क्या कर रहे हैं? उसने नजरें झुका ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगी तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा। वो कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से कुछ इशारे किए, मगर इतने घबराते हुए कि मैं समझ ना सका। और फिर अचानक वो उठी और अपने कपड़ों की अलमारी खोली और कुछ ढूंढने लगी। और फिर उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और मेरे सामने रख दी। मुझे कुछ समझ न आया। मैंने सवाल की नज़रों से ज्योति की तरफ देखा। ये क्या है? ज्योति ने उंगली से साड़ी के एक खास हिस्से की तरफ इशारा किया। मैंने गौर से देखा और फिर मेरी जान निकल गई। साड़ी पर एक खास निशान था, एक अजीब सा नीला निशान, जैसे मोहर लगा दी गई हो। ये कोई आम साड़ी नहीं थी, ये महारी की निशानी थी। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। ये सब क्या था? और सबसे अहम सवाल, क्या ज्योति पहले ही महारी बन चुकी थी? ज्योति, ये निशान, ये क्या है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखों में खौफ मजीद गहरा हो गया। वो तेजी से इनकार में सिर हिलाने लगी, जैसे कह रही हो, मत पूछो, मत खोजो। नहीं ज्योति, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे सब सच बताओ। मैंने उसके कंधे थाम कर कहा, लेकिन वो कांपने लगी। उसने हाथ जोड़े जैसे प्रार्थना कर रही हो कि मैं खामोश रहूं। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो पहले ही किसी मुसीबत का शिकार हो चुकी थी? क्या मैं बहुत देर कर चुका था? दरवाजे के बाहर अचानक आहट सुनाई दी। मैं फौरन सीधा हो गया और ज्योति ने वो साड़ी तेजी से बिस्तर के नीचे धकेल दी। विवेक भाई जाग रहे हैं आप? संजय की आवाज थी। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया, मगर मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। दरवाज़ा खुला और संजय अंदर आ गया। वो एक हाथ से दरवाजे का पल्ला थामे खड़ा था, जैसे देख रहा हो कि हम क्या कर रहे थे। सब ठीक। उसकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह बनावटी थी। हाँ, मैं बस ज्योति से बात कर रहा था, पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, मगर अब काफ़ी देर हो चुकी है विवेक भाई। आप थके हुए होंगे, आराम कर लें। कल सुबह नाश्ते पर बात होगी। ये सब सुनने में आम थे, मगर उनमें कुछ ऐसा था जो धमकी जैसा लगा। मैंने ज्योति की तरफ देखा, जो सर झुकाए बैठी थी, जैसे उसकी सांसें रुक चुकी हों। ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती कहा और उठ खड़ा हुआ, मगर मेरे दिमाग में बस वो निशान घूम रहा था। वो निशान जो ज्योति की साड़ी पर था। वो आखिर किस चीज़ की वजह से था? महारी, मैंने खुद से ये शब्द कहा। ये निशान, ज्योति की खामोशी, घर वालों की नज़रें, ये सब एक बहुत बड़े राज का हिस्सा था। मगर ये राज क्या था? क्या मैं उसे जान पाऊंगा? क्या सच्चाई को जानने से पहले ही मुझे खामोश कर दिया जाएगा? रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलते रहा, मगर हर बार आंखें बंद करता तो वही मंजर सामने आ जाता। ज्योति की भयभीत आंखें, साड़ी पर बना वो मोहर जैसा निशान, संजय की मुस्कुराहट में छुपी धमकी, ये सब क्या था? सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मुझे उस निशान के बारे में पता करना था। अल्पना ने फोन पर कई बार पूछा कि मैं कब वापस आ रहा हूँ। मैंने बहाना बना दिया कि मैं 2 दिन और रुकूंगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं सीधा उस इलाके के पुराने बुजुर्ग के पास जा रहा था, जो बहुत पुराने समय से हमारे परिवार के सारे मामलों को जानते थे। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा तो वही पुरानी कुर्सी पर बैठे वो बीड़ी पी रहे थे। मुझे देखकर हैरान हुए, मगर बहुत ही खुशदिली के साथ मिले। विवेक बेटा, तुम यहाँ कैसे? उनकी भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी। चाचा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने मेरा चेहरा ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया।
बैठ जाओ बेटा, बोलो। मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, चाचा जी, आपको महारी के बारे में कुछ पता है? ये सुनते ही चाचा जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और इधर उधर देखा, जैसे यकीन करना चाहते हो कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर वो मेरे पास झुककर बोले, बेटा तुम ये शब्द कहाँ से ले आए? मैं उनकी आंखों में देखने लगा। ज्योति की शादी के बाद मैंने ये शब्द सुना है और मैं एक निशान भी देख चुका हूँ जो शायद महारी से जुड़ा हुआ है। चाचा जी ने कांपते हाथों से बीड़ी नीचे फेंक दी। उनकी आंखों में खौफ उभर आया। बेटा, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके तुम उसे वहां से निकाल लो। महारी का मतलब जानकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन चाचा जी, महारी का मतलब क्या होता है? उन्होंने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, महारी वो होती है जिसकी शादी तो होती है, लेकिन पति के साथ नहीं, बल्कि पूरे खानदान के साथ। ये एक कैद है जिससे निकाला नहीं जा सकता। जो औरत महारी बन जाती है वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती। मेरी सांसें रुक गईं। मेरी बहन को नर्क में धकेल दिया गया था। ये शब्द मेरे कानों में किसी जहरीले खंजर की तरह गूंजे। मैं चाचा जी की तरफ देखता रहा, लेकिन मेरे कानों में जैसे चींटियां बजने लगीं। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मेरी आवाज कांप गई। ये रस्म क्यों है? आखिर ये जुल्म कब से हो रहा है? मैं तकरीबन चीख पड़ा। चाचा जी ने गहरी सांस ली और नजरें झुका ली, जैसे उनके पास मेरी आंखों में देखने की हिम्मत ना हो। बेटा, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुछ पुराने कबीले औरत को सिर्फ खानदान की इज्जत का एक हिस्सा समझते हैं। उसे किसी एक मर्द की जागीर नहीं, बल्कि पूरे खानदान की जागीर बना दिया जाता है। कबीले के घराने अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ही औरतों को कैद कर देते हैं। ज्योति को इस खानदान के नाम पर बेचा गया है। वो अब सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि उनके लिए एक महारी है, एक ऐसी औरत जिस पर पूरे खानदान का हक होता है। नहीं, मैं जोर से चीखा और कुर्सी से खड़ा हो गया। ये सब बकवास है। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योति ने कभी इस बात के लिए हाँ नहीं की होगी। ज्योति कोई चीज नहीं है जिस पर किसी का हक हो। चाचा जी ने अफसोस भरी नजर मुझ पर डाली। बेटा, महारी की इच्छा कोई मायने नहीं रखती। वो बस एक परंपरा का हिस्सा होती है, एक कैदी जो हमेशा खामोश रहने के लिए मजबूर कर दी जाती है। ये बहुत कड़वी हकीकत है और खतरनाक भी। अगर तुम ज्योति को वहां से निकालने की कोशिश करोगे तो वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया अंधेरे में चली गई हो। ज्योति के चेहरे पर वो खाली मुस्कुराहट, उसकी खामोशी, उसका खौफ, वो सब सच था। मैं गलियों में बेमकसद भटकता रहा। मेरे जहन में ज्योति का चेहरा था, उसके बचपन की यादें, उसकी मासूम हंसी खेलता वजूद। मैंने मन ही मन वादा किया था कि मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं ज्योति को वहां से लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा जी ने मेरी तरफ देखा, जैसे तौल रहे हों कि मैं अपने इरादे में कितना पक्का हूं। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और बोले, जल्दी करो विवेक, वक्त कम है। मैं तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ा। मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, ज्योति को वहां से निकालना है। लेकिन ये आसान नहीं था। वे लोग ताकतवर थे, रसूख रखते थे। अगर मैं ज्योति को लेकर भागने की कोशिश करता तो वे मुझे मार देते। मुझे चालाकी से भरी चाल चलनी थी। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गया। आंखें बंद करते ही मंजर बदल गया। सपने में ज्योति मेरे सामने खड़ी थी। उसके होंठ सिल दिए गए थे, आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी जुबान नहीं थी। ज्योति, बोलो, सच बताओ। मैं चीखा, लेकिन वो चुप रही। फिर अचानक उसके हाथों में वही साड़ी आ गई और उस पर बना निशान खून में सना हुआ था। मैं घबराकर उठ बैठा। माथे पर पसीना था, सांसें उखड़ रही थी। ये सपना था या हकीकत की झलक? एक बात तय थी, ज्योति को वहां नहीं रहने देना था, किसी भी कीमत पर। मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग चुका था। मैं जल्दी से चेहरा धोया और फैसला कर लिया, अब मैं और वक्त नहीं गवाऊंगा। अगर मैंने ज्योति को वहां से नहीं निकाला तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और सीधा अपने खानदान के कुछ पुराने रिश्तेदारों के पास पहुंचा। वे लोग जो मेरे माँ बाप के वक्त से हमारी हर पुरानी जड़ को जानते थे।
जिन्हें शायद इन परंपराओं के बारे में कुछ मालूम हो। पहला पड़ाव था मेरी माँ की एक पुरानी सहेली अनीता मौसी। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखकर खुशी का इजहार किया, लेकिन जैसे ही मैंने ज्योति की शादी और महारी का जिक्र छेड़ा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, तू क्यों इन सब बातों में पड़ रहा है? जो हो गया उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं मौसी? ज्योति मेरी बहन है, मुझे सब जानना है। अनीता मौसी ने इधर उधर देखा, जैसे ये पक्का कर रही हो कि कोई सुन नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, महारी वो औरत होती है जो शादी के बाद सिर्फ पत्नी नहीं रहती, बल्कि उसे खानदान के हर मर्द की मिल्कियत बना दिया जाता है। ये सुनते ही मेरा दिल एक पल को धड़कना भूल गया। ये सब बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं लगभग चीख पड़ा। अनीता मौसी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू सोच रहा है कि ये झूठ है, मगर ये सच्चाई है। कुछ पुरानी परंपराएं ऐसी होती हैं जो आज भी जिंदा हैं, बस लोग उन्हें जाहिर नहीं करते। क्या ज्योति के साथ भी यही होने वाला है? मेरी आवाज कांप रही थी। अनीता मौसी चुप हो गईं। मैं उनकी आंखों में देख रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर मौत जैसी खामोशी थी। बेटा, अगर तू अपनी बहन को बचाना चाहता है तो बिना वक्त गंवाए उसे बचा। वहां पर जो कुछ हो रहा है वो कोई शादी नहीं है। ज्योति एक कैदी है और उसे कैद से निकालने के लिए तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। ये कहकर वो चुप हो गई, जैसे अब आगे कुछ नहीं कह सकती थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। अभी थोड़ा ही रास्ता बचा था। ज्योति को हर हाल में वहां से निकालना था और ये काम मुझे अकेले ही करना था। मेरे कदम तेज हो गए। मैं सड़कों पर भटक रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एक ही बात पर अटका था। ज्योति ये कैदी है। मौसी की बातें मेरे मन में जहर की तरह उतर चुकी थीं। मैंने सोचा था कि शायद ये सब कोई गलतफहमी होगी, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था कि ज्योति को एक ऐसे जाल में फंसाया गया था जहां से निकलना आसान नहीं था। क्या अल्पना को इस सब बात का एहसास था? अगर था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं फिर से दोबारा घर पहुंचा। मैंने अपनी बीवी से बात करने की कोशिश की। क्या तुम्हें पता था कि ज्योति की शादी आम शादी नहीं थी? अल्पना ने मुझे चौंक कर देखा, लेकिन फिर नजर चुरा ली। विवेक, जो होना था हो गया। तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो ये सुनकर जैसे आग सी लग गई। तुम्हें पता था और तुमने मुझे नहीं बताया? अल्पना ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, विवेक, अगर तुमने ज्योति को वहां से निकालने की कोशिश की तो वे तुम्हें भी खत्म कर देंगे। मैंने अल्पना की तरफ देखा। मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी बहन को नर्क से निकाल कर रहूंगा। अल्पना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। विवेक, तुम नहीं जानते, वे बहुत ताकतवर लोग हैं। तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ताकतवर? मैं ठहाका मारकर हंसा। जो अपनी बहू, अपनी पत्नी, अपनी बेटी को कैद करके रखते हैं, वे ताकतवर नहीं, निर्दयी होते हैं। अल्पना ने बेबसी से सिर हिला लिया। अगर तुम ज्योति को ले जाने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें मार देंगे विवेक। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखता रहा। तो क्या मैं अपनी बहन को यूं ही मरने के लिए छोड़ दूं? उसे हमेशा के लिए गुलाम बना दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूं। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, ये सब आज खत्म करना है। ज्योति को वहां से निकालना था और मैं किसी भी कीमत पर ये करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही मैं ज्योति के ससुराल के करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि माहौल बदला हुआ था। घर के दरवाजे पर पहले जितने नौकर नजर नहीं आ रहे थे, अब वो नहीं थे। गेट भी पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूती से बंद था। कुछ तो था जो पहले जैसा नहीं था। मैंने गाड़ी रोकी और गेट पर दस्तक दी। कुछ देर के बाद एक नौकर बाहर आया, मगर वो पहले वाले नौकरों की तरह नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। क्या काम है? उसने बहुत ही ठंडे लहजे में पूछा। मैं ज्योति का भाई हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, मैंने मजबूती से बोला। नौकर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, मैडम घर पर नहीं है। ये झूठ है, मैंने गुस्से से कहा। मुझे पता है ज्योति अंदर है, मुझे उससे मिलना है। मैडम यहाँ नहीं है। नौकर ने वही जवाब दोहराया। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन नौकर ने रास्ता रोक लिया।
तुम लोग ज्योति को क्यों छुपा रहे हो? मैं दहाड़ा। उसी पल घर के अंदर से संजय बाहर आ गया। वो हमेशा की तरह सुकून में नजर आ रहा था, मगर उसकी आंखों में क्रूरता थी। विवेक भाई, आप क्यों बार बार यहाँ आ रहे हैं? ज्योति हमारी जिम्मेदारी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ज्योति कहाँ है? मैंने दांत पीसते हुए पूछा। संजय हल्का सा मुस्कुराया। वो खुश है, लेकिन शायद आपको ये जानकर दुख होगा कि आपकी बहन अब हमारी परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या मैं बहुत देर कर चुका था? संजय के शब्द मेरे कानों में जहर की तरह घुल गए। क्या मतलब है तुम्हारा? ज्योति कहाँ है? मैं आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नौकर मेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। संजय हंसा, लेकिन उसकी आंखों में एक बहसी पने की चमक थी। विवेक भाई, आप शायद नहीं जानते, लेकिन कुछ घराने ऐसे होते हैं जहां शादी का मतलब आम शादी नहीं होती। बकवास बंद करो, मैं दहाड़ा। संजय ने बड़े ही सुकून भरे अंदाज में हाथ बांधे और कहा, तुम्हें महारी का मतलब जानने के लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ी है ना? सच जानने के लिए दर दर के दरवाजे भी खटखटाए हैं, लेकिन क्या वाकई हकीकत जानने के लिए तैयार हो? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महारी वो औरत होती है जिसकी शादी तो होती है, लेकिन वो सिर्फ पति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की होती है। ये शब्द सुनते ही जैसे मेरे वजूद में आग लग गई हो। ये झूठ है। ज्योति कोई वस्तु नहीं है कि तुम लोग उसे अपनी मिल्कियत बना लो, मैंने गुस्से से कहा। संजय आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। ये झूठ नहीं है विवेक भाई, ज्योति अब महारी बन चुकी है। ये हमारे खानदान की सदियों पुरानी परंपरा है। एक बार जो महारी बन जाए वो कभी आजाद नहीं हो सकती। वो हमारे खानदान की मिल्कियत होती है, हमेशा के लिए। मेरी सांसें रुकने लगी, दिमाग सुन्न होने लगा। तुमने ज्योति के साथ क्या किया? मैंने बहुत मुश्किल से पूछा। संजय की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। जो हमारी परंपरा का हिस्सा है, वही जो हर महारी के साथ होता है। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। मैं संजय पर हमला करने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ रख दिया। मैं मुड़ा तो देखा, 2 ताकतवर नौकर मुझे कसकर पकड़ चुके थे। उनमें से एक मेरे कानों में धीरे से फुसफुसाया, आपकी बहन अब यहाँ से नहीं जा सकती विवेक भाई। ये खेल बहुत पहले खत्म हो चुका था, बस आपको देर से पता चला। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा हवा में कहीं खो गई हो। संजय के शब्द मेरे अंदर तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अपनी बहन को बचाने आया था और उसे लेकर ही जाऊंगा। नौकर मुझे घसीटते हुए बड़े दरवाजे तक ले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरा दिल धड़कना भूल गया। ज्योति वो सफेद कपड़ों में एक कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखें बेजान, चेहरा वीरान, जैसे वो सिर्फ सांस लेने के लिए ही जिंदा थी। ज्योति, मैंने प्यार से पुकारा। वो एक पल को चौंकी, लेकिन फिर आंखें झुका ली। मैंने उसकी आंखों में वही पुरानी चमक ढूंढने की कोशिश की, मगर वहां कुछ भी नहीं था, बस खामोशी, खौफ और कैद। अब वो तुम्हारी बहन नहीं रही विवेक भाई, वो हमारी परंपरा का हिस्सा है। संजय ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मेरा खून खौलने लगा। तुम जैसे दरिंदे इज्जत और परंपरा के नाम पर औरतों को गुलाम बनाते हो, लेकिन आज ये परंपरा टूटेगी। संजय का चेहरा सख्त हो गया। ये परंपरा कभी नहीं टूटेगी विवेक, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं, मैंने घुर्राते हुए कहा और पूरी ताकत से एक नौकर को धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिरा और मैंने झट से ज्योति का हाथ पकड़ लिया। चलो ज्योति। वो घबरा गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि मैं वाकई उसे यहाँ से ले जाने आया था। विवेक, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। संजय दहाड़ा और नौकरों को इशारा किया। नौकर मेरी ओर बढ़े, लेकिन मैं पहले ही ज्योति का हाथ पकड़कर भाग चुका था। हम गार्ड से बचते हुए भागे। ज्योति की सांस उखड़ने लगी। वो कमजोर हो चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि उसे बचाने का यही एक मौका था। हम बाहर के दरवाजे तक पहुंचे, मगर वहां पर 3 नौकर खड़े थे। मैंने पास में पड़ी लोहे की रॉड उठाई और एक नौकर के सिर पर जोर से मारी। वो जमीन पर गिर पड़ा। ज्योति डर के मारे कांप रही थी, मगर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ज्योति, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब हम आजाद हैं। उसी पल घर के अंदर शोर मच गया। दरवाजा बंद करो, उन्हें बाहर जाने मत दो।
संजय दहाड़ा। मेरा दिल जोर से धड़का, मगर तभी पुलिस के सायरन बजने लगे। संजय और उसके साथी हैरानी से पीछे हट गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस की दर्जनों गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हुई थीं। अल्पना ने मुझे रोका था, मगर शायद उसने ही पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस अफसर ने अंदर आते ही संजय और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये खानदान बरसों से औरतों को अमानवीय तरीके से कैद कर रहा था। हमारे पास तमाम सबूत हैं, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। संजय ने मुझे घूरा, मगर उसे अब समझ में आ चुका था कि उसकी परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। ज्योति अभी भी सदमे में थी। वो ये सब हकीकत मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। ज्योति, तुम आजाद हो, कोई तुम्हें कैद में नहीं रख सकता। हम इस नर्क से निकल चुके हैं। ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खौफ के नहीं, आजादी के थे। हम घर से निकले, हमेशा के लिए। महारी की रस्म खत्म हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ ज्योति की नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों की है जो परंपरा और रिवाज के नाम पर इज्जत की भेंट चढ़ा दी जाती हैं। महारी जैसी परंपराएं सिर्फ जुल्म का दूसरा नाम है। जब तक कोई खड़ा होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ेगा, ये जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।